एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने सीटेट की तैयारी, जो अपकमिंग सीटेट है दिसंबर 2023, उसकी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। अगर आप लोगों का पेपर 2 एसएसटी है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है मैं पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ कराने वाली हूँ। मतलब पूरी एनसीईआरटी आपको टू द पॉइंट्स में कराऊंगी। सबसे पहले तो एक बात को समझ लीजिए, अगर आपका अगर आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी है तो लास्ट ईयर का आप लोगों को पेपर देखकर समझ जाना चाहिए कि आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ टॉपिक्स पढ़कर आप सोचिए सीटेट क्लियर हो जाएगा पेपर 2 एसएसटी वाले और या साइंस वाले। तो उनका ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना पड़ेगा और बेसिक से पूरा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है फैक्चुअल के साथ साथ जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं आप लोगों को लास्ट टाइम का पेपर देखकर पता चलेगा। प्रीवियस ईयर को करना बहुत ज़रूरी है, मैं भी करवाती हूँ और मैं भी करवाऊँगी भी, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। उससे आप केवल अपना ये चेक कर लें कि आप लोगों की तैयारी कितनी है, और रिपीट होता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो ठीक है, ये तो रही बातें। और आज जो मैं कवर करने वाली हूँ वो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की हिस्ट्री में चैप्टर जो है 5 हम कवर करेंगे, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसको मैं पूरा अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी और पूरे टू द पॉइंट्स में इसका नोट्स तैयार किया है। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके जो है आप ले सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि एट द एंड एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को जो है एक बार पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम लगेगा, आपके अपने नोट्स प्रिपेयर जो रहेंगे तो वो जो है इन शॉर्ट में आप लोगों को लर्न करने में जो है रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये मेरा खुद का अपना जो है एक्सपीरियंस रहा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जरूर इस तरीके से, क्योंकि नोट्स आप अपना बनाएंगे तो लास्ट टाइम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर एक अच्छा स्कोर करना है, आपको 110 प्लस स्कोर करना है, तो आप 90 मार्क्स मान के मत पढ़िएगा, आपको एक स्कोर अपना मान के चलना पड़ेगा 110 प्लस। आपको देखो, वैसे तो सीटेट जो है आपको केवल इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होता है, क्योंकि सीटेट जो है एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसमें हम आज टॉपिक कौन कौन सा कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल, ठीक है, एक मिनट। उत्तर वैदिक काल, राजा का चुनाव कैसे होता है अभी, मतलब पहले कैसे होता था। अगर हम उत्तर वैदिक काल के टाइम में जाएं तो उस टाइम पे राजा का चुनाव कैसे होता था और अब कैसे होता है, इस पर हम जो है दोनों में के बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगी। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जनपद जो पहले होता था, उसके बाद जो है महाजनपद में क्या परिवर्तन आया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। कर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो है कर व्यवस्था कैसी थी, कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए, और एक जो है एक छोटा सा जो है इस पर जो एनसीईआरटी के बुक में यूनान और एथेंस के बारे में लास्ट में दिया है, उसमें से भी क्वेश्चंस जो है कई बार आते हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। देखिए, वीडियो बनाने में और सबसे बड़ी बात कि आपको पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ मिल रहा है, तो चीज़ों को तैयार करने में टाइम लगता है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को जो है इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं उत्तर वैदिक काल, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बारे में ही बताया गया है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो है एक शासक का चुनाव जो है लोगों के द्वारा होता है। कहने का मतलब है पिछले 70 वर्षों से जो है एक शासक, मतलब एक सरकार का जो चुनाव है वो जनों के द्वारा होता आ रहा है। और एक चीज़, वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैं जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। वैसे तो आप लोगों को जो है एक पॉइंट्स में नोट्स मिल जाएंगे, वो पीडीएफ मिल ही जाएगा टेलीग्राम, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन होता है वो मैं यहाँ पर कर दूँगी, ठीक है। तो जनों के द्वारा जो है होता आ रहा है, मतलब पिछले 70 वर्ष से जो है एक शासक का चुनाव जनों के द्वारा होता आ रहा है। किंतु आज से 3000 साल पहले जो राजा बनने की प्रक्रिया थी, उसमें जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उस टाइम पे जो है जनों के द्वारा जो है राजा का चुनाव नहीं होता था। कहने का मतलब है 3000 साल पहले, कहने का मतलब है 1000 ईसा पूर्व, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है ना, बीसी। 1000 बीसी की अगर हम बात करें तो बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि 2000 के बाद तो हमारा एडी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से जब
कई साल पहले की बात करें तो 1000 अगर ईसा पूर्व न लगा हो तो इसका मतलब उसमें 2000 प्लस हम कर देंगे, लेकिन अगर ईसा पूर्व लगा हो मतलब बीसी लगा हो तो उसमें से 2000 माइनस हो जाता है। इसके बारे में मैंने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ कि 3000 साल पहले जो है राजा बनने की प्रक्रिया ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर लोगों का जो चुनाव होता था जनों के द्वारा होता था, बल्कि राजा बनना है तो यज्ञ करवाना पड़ता था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ के द्वारा ही जो लोग हैं राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मतलब अगर उन्हें राजा बनना है तो एक यज्ञ कराना पड़ता था जिसे कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ होता क्या था इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो राजा होता था अपने लोगों की देखरेख में एक घोड़े को, ठीक है, एक घोड़े को जो है छोड़ देता था और वो जिस जिस जगह से गुजरता था, मतलब जिस जिस राजा के राज्य से गुजरता था वहाँ से जो है अगर कोई राजा उसे रोक लेता था उस घोड़े को, तो घोड़े छोड़ने वाले राजा को उस राजा से जो है लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब कि जो राजा रोकता था उस राजा को अश्वमेध यज्ञ, जो घोड़ा छोड़ा है उस राजा से जो है क्या करना पड़ता था, लड़ाई करना पड़ता था। अगर मतलब नहीं रोकता, अगर वहाँ से वो उस घोड़े को जाने देता तो इसका मतलब कि उसने वो राजा जो है उस राजा को स्वीकार कर लिया है, उससे वो बड़ा है। कहने का मतलब है कि उसने अगर राजा ने उस घोड़े को जाने दिया तो जिस जिस राज्य से, मतलब वो राजा घोड़ा जिस राज्य से निकलता था वो सभी राजा जो है इस राजा के अंडर में आते थे। तो लास्ट में जो है वो राजा जब घोड़ा पूरा चले आता था तो राजा जो है उसके बाद जो है एक यज्ञ करता था जिसका नाम होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जब राजा करता था तो घोड़ा जिस जिस राज्य से गया है वहाँ के जो राजा होते थे उनको जो है अपने यज्ञ में बुलाता था। वो राजा जो है इस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार। याद रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है पुरोहितों के द्वारा जो है ये यज्ञ संपन्न होता था। उसके अंदर जो है कई छोटे मोटे अनुष्ठान जो है उनकी जो बीवी होती थी उनको भी करना पड़ता था, मतलब औरतों को करना पड़ता था और बच्चों को भी करना पड़ता था। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था वो जो है उन सभी राजा से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। एक तरह से जो है अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन करता था। एक याद रखिएगा, जो अश्वमेध यज्ञ जो राजा करता था उसका जो सारथी होता था, युद्ध में लड़ने वाला जो उसका सारथी होता था वो जो है उसका गुणगान करता था। ठीक है, उसका गुणगान करता था कि ये राजा कितना शक्तिशाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसके बारे में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3000 साल पहले जो है राजा को, अगर किसी को राजा बनना होता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ के द्वारा जो है वो करके जो है एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित होता था। और इसके किस तरीके से वो बनता था ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो इस चीज़ को जो है घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में जो है विभक्त किया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मतलब वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण जो होते थे वो वेदों का अध्ययन करने वाला या यज्ञ करने वाला होता था। याद रखिएगा, वेदों का अध्ययन और यज्ञ करने वाला ब्राह्मण होता था। पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उत्तर वैदिक काल में जो है 4 वर्ण व्यवस्था थी। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, क्षत्रिय जो होता था युद्ध करने वाला तथा लोगों की रक्षा करने वाला। जो क्षत्रिय होता था वो युद्ध करता था, लोगों की रक्षा करता था। विष और जो वैश्य होते थे, इसमें जो वैश्य होते थे ये कृषक होते, पशुपालक होते थे, व्यापारी आ जाते थे। ठीक है, और जो शूद्र होते थे इन तीनों वर्णों से जो है नीचे वाले होते थे, और ये जो है तीनों वर्णों की सेवा करने वाले होते थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेटेड है, मतलब कि CTET में बहुत बार पूछा जाता है, उसको याद रखिएगा। देखिए, क्षत्रिय तथा वैश्य ये दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अब यहाँ पे क्षत्रिय कौन थे? जो युद्ध करते थे, ठीक है, लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य जो कृषक, पशुपालक, और इसके अंदर जो है आप लोगों के वो आ जाते थे, व्यापारी। ठीक है, तो ये इनको यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु शूद्रों को जो है यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, और महिलाओं को भी किसी प्रकार के अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। तो याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को और जो शूद्र हैं उनको जो है
किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय और वैश्य को था, लेकिन महिलाओं को और शूद्रों को नहीं था। कई बार इससे जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उस टाइम पे जो है राजा के साथ साथ उसकी पत्नी को भी कुछ अनुष्ठान किए, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार थी, महिलाओं को भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इसमें लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। महिलाओं को भी शूद्र के समान ही समझा जाता था। वर्ण का जो निर्धारण था वो जन्म के आधार पे, मतलब ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में तो क्षत्रिय, शूद्र के घर में हुआ तो वो शूद्र ही कहलाएगा। कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था किस पे थी? जन्म के आधार पर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जो मतलब उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें कि आपका उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है उसमें कई इलाकों में जो है सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। ठीक है, यहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव कम था। और शिल्पकार की बात करें तो शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, इन सब वर्गों को जो है हमेशा जो है क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था। शिल्पकार जो कुछ चीज़ बनाते थे, शिकार जो करते थे, भोजन संग्राहक जो जंगलों में जाकर चीज़ों को इकट्ठा करके खाते थे, इनको जो है बहुत ही अछूत समझा जाता था। तो ये जो है सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम जनपद के बारे में, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जनपद और महाजनपद में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। महायज्ञों को करने वाला जो राजा था, अब वो जन का राजा ना होके जनपदों का राजा कहलाने लगा। करने का मतलब है कि जो आप लोगों ने देखा, जो महायज्ञ राजा करवाता था वो लोगों का राजा होता था, लेकिन अब वो महायज्ञ करने वाला राजा जन का राजा ना होकर वो जनपदों का राजा, मतलब कई जगहों को मिलाकर, मतलब महायज्ञ करता था तो जब घोड़ा कई स्थानों से होकर जाता था तो उन सभी का राजा, उस सभी राज्यों का एक मतलब कि अपने आप को शक्तिशाली राजा मानता था, तो वो जनपदों का राजा माने जाने लगा। ठीक है, जनपद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। क्या है? बसने, जन के बसने की जगह, जहाँ के लोग जो बसे हुए थे उसका मतलब जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ये पता होना चाहिए, पूछा गया है। कई जनपद, जैसे आप लोगों को जनपदों के नाम बताती हूँ। दिल्ली में पुराना किला हुआ, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। इसमें प्रमुख ये जो है क्या है? जनपद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यह लोग जो है, जो जनपद में रहने वाले लोग थे, ये झोपड़ियों में रहते थे। मतलब जो झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को क्या करते थे? पालते थे। यह लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, ठीक है, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। खुदाई में कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिले हैं। ठीक है, पात्र मिले, आप ये देख सकते हैं, ये कटोरा है और इसी तरह से जो खुदाई में कुछ चीज़ें मिले हैं, और ये जनपद के टाइम पे। ठीक है, इन बर्तनों पे चित्रकारी आप देख सकते हैं, चित्रकारी की गई है। सरल रेखाओं में जो है ज्यामितियाँ जो है क्या बनाई गई हैं? ज्यामितियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस पर जो है आकृति, अलग अलग प्रकार की जो है ज्यामिति, मतलब सरल रेखाओं से जो है आकृति बनाई गई है जनपद के टाइम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाजनपद। महाजनपद, दो बहुत महत्वपूर्ण जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, मगध और वज्जी, जिससे क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। महाजनपद 25 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा है। मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो जनपद क्या होता है? जन के बसने की जगह। कुछ जगह जो है इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, जिसे क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। महाजनपदों की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसकी अपनी राजधानी थी, और जनपद की जो है, जनपद की कोई राजधानी नहीं थी। याद रखिएगा, इसकी राजधानी नहीं थी। ठीक है, और महाजनपदों की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में अब कितने महाजनपद हैं? महाजनपद ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर उसमें आने वाले चैप्टर में तो है ही, वैसे शॉर्ट्स में डाल दूंगी। वो कई बार पूछा जाता है महाजनपद और उसकी जो है राजधानियाँ, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सी टेट में भी पूछा जा सकता है, चाहे DSSS भी हो, यूपी टेट हो, आते हैं। तो वो जो है मैं आप लोगों को बता दूंगी महाजनपद की जो है क्या क्या राजधानियाँ हैं और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। नियमित वेतन देकर पूरे साल तक सैनिक रखते थे। एक ये चीज़ याद रखिएगा, जनपदों में जो है सैनिक, अस्थायी सैनिक नहीं रखते थे, लेकिन क्योंकि राजधानियाँ महाजनपद के टाइम में जो है उनकी अपनी राजधानियाँ होती थी, इसलिए राजधानियों की जो है क्या की गई थी? किलेबंदी की गई थी।
लोगों को, जो सैनिक होते थे उन्हें नियमित वेतन देकर पूरे साल तक जो है सैनिक को वो रखते थे। ठीक है, तो महाजनपद की ये विशेषता थी। अगर मैं आप लोगों के महाजनपद की बात करूं तो अगर आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा तो कुछ मैं बताना चाहूँगी, जैसे उज्जैन हुआ, कौशाम्बी हुआ, मगध हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये महाजनपद है। वैशाली हुआ, और आगे हम इनके बारे में पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, कर व्यवस्था समझ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर की व्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन आता है। देखो, फसलों पर कर, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, लग रहा है कि इसमें मेहनत की गई है, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि इस बार का जो इनका CTET पेपर 2 SST है, उनका जो है NCERT अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनका नहीं निकल पाता है, तो यहाँ से वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको मदद मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प हो सके। ठीक है, फसलों पर कर, उपज का 1/6वां हिस्सा जिसे भाग कहा जाता था। तो कर व्यवस्था, अगर हम उत्तर वैदिक काल में कर की बात करें, उत्तर वैदिक काल में कर की बात करें तो फसलों पर कर लगाया जाता था, कारीगरों पर कर था, पशुपालकों पर कर था। ठीक है, पशुपालकों पर भी कर देता, व्यापारियों के सामान खरीदने बेचने पर था, आखेटक जो होते थे और संग्राहक उनको भी जंगलों से जो वस्तुएं इकट्ठा करते थे उन पर भी कर देना पड़ता था। फसलों पे कर, फसल पे जो कर देते थे, अपने उपज, जितना भी उपज हुआ है उसका 1/6वां हिस्सा जो है उनको देना पड़ता था, और इससे 1/6वें हिस्से को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। याद रखिएगा, फसलों पर कर जो 1/6वां हिस्सा दिया जाता था उसे क्या कहा जाता, भाग। कारीगरों पर जो कर लगाया गया था उनके श्रम के रूप में काम करना पड़ता था। श्रम के रूप में राजा के लिए जो है महीने में 1 दिन का काम जो है उन्हें करना पड़ता था। जो पशुपालक थे, उन्हें, पशुपालकों को जो भी वो जानवर पालते थे या उनसे कोई उत्पाद होता था, जो भी चीज़ें उनसे मिलती थी, तो उसके रूप में जो है उन्हें कर देना पड़ता था। मान लो कि जैसे दूध हो रहा है तो मक्खन दे सकते हैं, जानवर दे सकते हैं, तो पशुपालकों को इस तरीके से अपना कर चुकाना होता था। व्यापारियों को सामान खरीदने पर, बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों को, जो कि आज के टाइम में भी ऐसा है, ठीक है, आखेटक जो कि जंगलों में जाकर चीज़ों का संग्रह करते थे, जंगली वस्तुओं का, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, तो जंगल से प्राप्त जो भी वस्तुएं होती थी उन्हें जो है कर के रूप में उस वस्तुओं में से उन्हें देना पड़ता था। तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था थी। अब हम थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि में परिवर्तन देखने को मिला था, तो वो परिवर्तन क्या था। देखिए, कृषि में 2 प्रकार के परिवर्तन हुए थे उत्तर वैदिक काल में। किसकी बात कर रही हूँ मैं, उत्तर वैदिक काल। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। कृषि में 2 परिवर्तन हुए। कृषि में पहले जहाँ पे धान का बीज रोपा जाता, यहाँ पे जो है बीज डाल दिया जाता था, बीज डाल दिया जाता था, तो अब बीज के बाद जो है धान का रोपण स्टार्ट हुआ। पहले क्या है, बीज को डाल दिए, जो मतलब पौधे उगे, उससे जो है जो भी अनाज होता था। लेकिन कृषि में सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि अब जो है धान का रोपण होने लगा, बीज को उखाड़ कर दोबारा से रोपने लगे। इससे पैदावार में वृद्धि हुई। क्या हुई, पैदावार में जो है वृद्धि हुई, पैदावार बढ़ा। ठीक है, पैदावार बढ़ा। दूसरी बात, हल का फाल का प्रयोग किया जाने लगा। अब यहाँ पे भी जो है क्या किया जाने लगा, हल के फाल का। इससे क्या हुआ कि मिट्टी की खुदाई अच्छे से हो पाई, तो इसके लोहे, और हल का फाल जो है लोहे से बनने लगे थे, जिससे कि पैदावार में जो है वृद्धि होती जा रही थी। तो कृषि में 2 परिवर्तन देखने को मिला, धान का रोपण होने लगा, और हल के फाल जो लोहे के बने थे, उससे जो है क्या फ़ायदा हुआ कि पैदावार में वृद्धि हुई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर हम मगध की बात करें तो गंगा और सोन जैसी नदियां जो है मगध से होकर बहती थी। मगध, उत्तर वैदिक काल में मगध से बहने वाली कौन सी नदी थी, गंगा और सोन। यह नदियां यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो ये नदियां जो है किसके लिए प्रयोग की जाती थी, ये नदियां खेती करने के लिए, या क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नाव से जाने के लिए। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। लेकिन याद रखिएगा, जो गंगा और सोन नदी जो है मगध महाजनपद से होकर बहती थी। इन नदियों का जो प्रयोग होता था यातायात के लिए, जल का वितरण, मतलब जहाँ पे जल नहीं पहुँच पाता था वहाँ पे जल पहुँचाया जाता था, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी ये नदियाँ। मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था, इससे भी क्वेश्चन आया है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, और इन जंगलों में रहने वाली हाथियों को, जो इस जंगलों में कौन सा जानवर पाया जाता था, हाथियाँ। और हाथियों जो थी उनको जो है पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेवा के काम में लगाया जाता था। सैनिक मतलब एक तरह से प्रयोग करते थे इन हाथियों का। तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब कि उस टाइम पर इसका जो है प्रयोग हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाथी का।
नेक्स्ट अगर हम मगध महाजनपद की बात करें तो महाजनपद, क्योंकि इसकी जो है महाजनपदों की अब राजधानी होने लगी थी, ठीक है, जनपद में नहीं महाजनपद पढ़ रहे, महाजनपदों की राजधानी होने लगी थी, तो मतलब मगध की भी राजधानी होगी। तो जो मगध की राजधानी थी, पहले ये समझ लीजिए, मगध की राजधानी सबसे पहले राजगृह थी, ठीक है, राजगृह थी, जो कि आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगीर के नाम से आज के टाइम में जाना जाता है। लेकिन कई सालों तक तो यही राजधानी रही। इसके बाद जो है इसे परिवर्तित करके बाद में जो है इसका ये क्या राजधानी बनी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ये याद रखेगा, पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी बनी, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है। मगध महाजनपद की अगर मैं बात करूँ तो मगध महाजनपद में 3 राजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से, बिंबिसार, अजातशत्रु और एक महापद्मनंद। ये महाजनपद के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अजातशत्रु के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार की राजधानी के बाद में बात कर लिया हमने, पाटलिपुत्र जो कि आज के पटना राजधानी के रूप में मतलब जाना जाता है। पाटलिपुत्र बाद में राजधानी बना, आज जो है उसे पटना के नाम से जाना जाता है। 23 साल पहले की अगर बात करें तो मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने मगध पर जो है आक्रमण करना चाहा, मगध की ओर जो है कूच करना चाहा, परंतु सैनिक जो है उसके इनकार कर दिए, क्योंकि वो मगध के बारे में जानते थे, तो उनके सैनिकों ने इनकार कर दिया, इसलिए वो जो है ब्यास नदी के किनारे से जो है उन्हें लौटना पड़ा। किसको, सिकंदर को। याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे से, ब्यास, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो सिकंदर को जो है अपने सैनिकों के इनकार के कारण जो उन्हें ब्यास नदी से वापस लौटना पड़ा। अब हम पढ़ लेते हैं वज्जी जो है वज्जी महाजनपद के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि वज्जी की राजधानी क्या थी। तो वज्जी की जो राजधानी थी वो थी, एक मिनट, हाँ, अरे एक मिनट पेन ले लेते हैं। जो वज्जी की राजधानी थी वो थी वैशाली, ठीक है। अब यहाँ की शासन व्यवस्था क्या थी, तो यहाँ की शासन व्यवस्था जो है अलग प्रकार की थी, जिसे जो है गढ़ और संघ कहते थे। गढ़ और संघ क्या है, तो संघ में जो है कोई एक राजा नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और सभी जो है अपने आप को जो है राजा समझते हैं, मतलब सभी को जो है सभी व्यक्ति जो है क्या कहलाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पे राजा कहलाता है। तो जो वज्जी था उसकी जो राजधानी थी वैशाली, वहाँ की शासन व्यवस्था थोड़ी अलग प्रकार की थी, गढ़ और उसे संघ कहा जाता था। तो इसलिए वज्जी संघ का जो वर्णन है ये कौन से महाग्रंथ में मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के एक दीर्घ निकाय से मिलता है, ये याद रखिएगा। दीर्घ निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ का एक वो है, पुस्तक है, ठीक है। तो दीर्घ निकाय से मिलता है। गढ़, एक मिनट, हाँ, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक शासन नहीं करता था, इसमें जितने व्यक्ति थे प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। तो यहाँ पे जो सभाएं होती थी, सभाओं में जो है सबका महत्व था, इसलिए सभाओं में कोई भी योजना बनाई जाती थी तो उन सभाओं में बातचीत, बहस और विवाद के जरिए ही योजना बनाया जाता था। मतलब लोग मिलकर जो है बातचीत करते थे, उन लोगों में वाद विवाद होता था, उसके बाद जो है कोई योजना बनती थी। अगर मैं बुद्ध और महावीर की बात करूँ तो ये दोनों ही गढ़ और संघ से ही संबंधित हैं। अब यहाँ पे हम अजातशत्रु की बात कर लेते हैं कि अजातशत्रु जो मगध का राजा था, इसने जो है वज्जी संघ पर क्या करना चाहा, आक्रमण करना चाहा, युद्ध करने हेतु अपने मंत्री को, वत्साकार को जो है बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो इसके वही एक संवाद दिखाऊंगी कि क्या उन्होंने, बुद्ध ने जो है क्या कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट। स्त्रियां, और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, स्त्रियां और दास और कमकार इन सभाओं में जो है हिस्सा नहीं लेते थे। जो स्त्रियां होती थी, दास होते थे, कमकार होते थे, मतलब जो कृषक होते थे, वो जो है इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। और एक चीज़ समझ लीजिए, जो नेक्स्ट एक चीज़ को जो मैं बताना चाहती हूँ, जो आप लोग वाद विवाद है, मतलब कि जब अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्साकार को जो है बुद्ध के पास भेजा था तो उन्होंने क्या कहा था। तो वज्जी संघ का वर्णन जो है कहाँ पे मिलता है, वज्जी संघ का वर्णन याद रखिएगा दीर्घ निकाय में मिलता है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्याएं दी गई हैं। करीब 23,000 साल पहले जो है ये लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी के बारे में क्या कहा है उन्होंने, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी में सभाएं जो हैं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, या जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वहाँ पे पूर्ण सभाएं होंगी, नियमित रूप से सभाएं होंगी, आपस में लोग मिलजुल कर रहेंगे,
पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन उनकी बातों का ध्यान रखते रहेंगे, वज्जी में महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गाँवों में चैत्यों का रख रखाव जो है करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक जो है वज्जी पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसा जो है उसके मंत्री अजातशत्रु के मंत्री वसाकार को जो है किसने बोला? बुद्ध ने कहा। तो अब इसके बाद जो है अब अजातशत्रु ने जो है इस पर भी एक बहुत बड़ी कहानी थी। अजातशत्रु ने उसके बाद जो है योजना बनाते हैं कि किस तरीके से जो है इस पर विजयी पाई जा सकती है और इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। ठीक है, वो हम आगे कवर करेंगे जहाँ पे अजातशत्रु के बारे में होगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और हर चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और टू द पॉइंट्स में करेंगे, इसलिए जो है उतना ही चैप्टर में उस चैप्टर में करेंगे जितना दिया गया है, ताकि आप चैप्टर वाइज चीज़ें जो है अच्छे से आप जो है नोट्स अपने तैयार कर सकें। देखिए, नोट्स आप जरूर तैयार कीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होंगी क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो केवल सीटेट में ही ये काम नहीं आएगा। अगर आप एसएससी का देना चाहते हैं, DSSB देना चाहते हैं, यूपी टेट देना चाहते हैं, तो सब में जो है ये काम में आएगा। हाँ, अब ये यूनान और एथेंस के बारे में देख लीजिए कि क्या कहा गया है। तो यूनान और एथेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, लगभग 25 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे कहा गया प्रजातंत्र और गणतंत्र, जो कि आज के टाइम में जो है अपनाया गया है। 25 साल पहले एथेंस के लोगों ने जो है शासन व्यवस्था की थी जिसका नाम प्रजातंत्र और गणतंत्र था। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, यूनान और एथेंस में क्या व्यवस्था थी? गणतंत्र था, लेकिन यहाँ पे पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, लेकिन औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता था। महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी। तो यूनान और एथेंस में अगर मतलब कि कोई निर्णय लेना होता था पूरे साल की अगर मिला ले तो कितनी सभाएं होती थी? 40। ये आपको पता होना चाहिए। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी कि जो कि सही नहीं लगती हैं। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी ही होती थी। तो ये एथेंस के बारे में था। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके। जो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर वो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है लोगों को भेजिए और आप खुद भी अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अपकमिंग जो सीटेट है दिसंबर 2023 में, इसमें मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ कि आपका नेक्स्ट जो है सीटेट जो है कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और साथ में इसका सिलेबस क्या है, आपको तैयारी कैसे करनी है, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगी। तो अभी से आप जो है पेपर 2 वाले जो है SST तो इस तरीके से कीजिए। बाकी सब चीज़ें मैं बीच में जो भी मेरे को चीज़ें पता है उन सबको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों की सही गाइड मिल सके और आप अच्छे से अपना जो है सीटेट इस बार का पेपर जो है क्लियर कर सके। ऑल द बेस्ट।